जल्दी करते हैं क्योंकि फिर अपन को पढ़ना भी है। तो पहले अपन क्या करें, एफ एफ से शुरुआत है आपकी। अच्छा जी भी है, G3 और G2। G3 देख लेते हैं पहले अपने। G1 में कुछ भी नहीं, G3 G2 भी है। तो G2 में आपने F पूछा है और L पूछा है, चलेगा। देख भाई, G2 का F ले लेते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि अगर मान लो दो रिंग्स है और वो डबल बॉन्ड से हटा, ठीक है, तो आप जो बीच वाला डबल बॉन्ड है ना, जिससे दोनों रिंग अटैच्ड हैं, उसको किसी एक तरफ शिफ्ट कर लिया है। अब अपन ऑब्वियस सी बात है, अपन को पता है 3 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक तब होगा जब उसके किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और डबल बॉन्ड वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में। तो अपन इसको ऐसे वो कर लेंगे, अपन इसको ऐसे कर लेंगे। इधर दो डबल बॉन्ड आ गए, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो बॉन्ड को शिफ्ट करने से ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक है तो मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक रिंग एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक होता, तो ऐसा नहीं करता मैं। बट अगर मैं ऐसे कहता, ऐसे करता, तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से एंटी एरोमेटिक बनता, जो कि मैं कभी नहीं बनाता, लेकिन ये एरोमेटिक बनता। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। लो भाई, तो मैं ऐसे करता एफ को सॉल्व। अगर मुझे एल को सॉल्व करना है तो मैं यही कंसेप्ट इसमें यूज करूंगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, कर ही दो। अगर किसी एक बॉन्ड के शिफ्ट करने से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाता है और ऑलरेडी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स माइनस इफेक्ट की वजह से, तो ये रिंग क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब ये तो एरोमेटिक शो कर नहीं सकता, तो फिर ये ओवरऑल मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। ऐसे बताऊंगा। सर जी का एच भी है डाउट, G2 का। कर दिया। एच वाले में अपन को गिवन है, ये तो पेरिडीन है, अपन ने क्लास में पढ़ा, एरोमेटिक। इसका जो लोन पेयर है दैट इज इन द प्लेन ऑफ रिंग, इन द प्लेन ऑफ रिंग। कैसे पता चला, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे एंड द 3 पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द रिंग। टू द रिंग, अगर वो 3 पाई बॉन्ड रिंग से परपेंडिकुलर है, ये वाले, तो ये लोन पेयर कभी उसमें कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता। So total number of electron in cyclic delocalization is only 6. In conjugation. So aromatic. सर पीछे एंटी एरोमेटिक दिया है। पीछे एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक होता ही नहीं वो। अगर दिया है तो गलत है, अगर दिया है तो गलत है। देख लो नहीं एक सर, बार, राइट है सर। G2 का H देख लो पहले एक बार। हाँ वही मैं राइट कहने है वाला, सर। ठीक है, तो हो नहीं नहीं सकता सर, ना। एरोमेटिक ही दिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो इसलिए मैंने कहा कि देख लो पहले। अब देख G3 में क्या ना, अपन को साइक्लिक रिंग तो गिवन है और इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट इट इज नॉन प्लेनर।
अपन कहते हैं फिर सिर्फ 7 मेंबर्ड रिंग तक प्लेनर होते हैं बस, वो भी 7 मेंबर्ड नियरली प्लेनर। सो इट कैनॉट बी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए भी वो प्लेनर होना चाहिए। सो इट कैनॉट बी एंटी एरोमेटिक है। अब बताओ, अब अपन कहेंगे इफ जी हो गया, एच की बात H1 बोला आपने। H1 में अपन से कहा गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग, ठीक है। देख भाई, पहले वाले रिंग में ये रेडिंग है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब माइनस है। सेकेंड वाले में चेक करता हूं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसलिए प्लस है, तो ये तो ज्यादा ही है इससे। थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में अपन से कहा गया भाई इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी प्लस है। और फोर्थ में अगर अपन लिखेंगे तो फोर्थ वाले में भी डबल बॉन्ड हुआ है, सी डबल बॉन्ड हो, तो अपन कहेंगे इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, माइनस है। अब अपन क्या कहेंगे कि देखो भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वेरी फर्स्ट एटम से अगर लोन पेयर अटैच्ड है बेंजीन रिंग में तो प्लस है, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस है। इधर भी ये इलेक्ट्रॉन देगा, सो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज हाउ वील राइट दैट। ये दोनों ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ना, 3 and 2 and 3 is more electron rich than 1 and 4। so अपन क्या कहेंगे, इन दोनों में नाइट्रोजन कैन होल्ड पॉजिटिव चार्ज मोर इजीली, मतलब ये ज्यादा देर के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये नहीं दे सकता। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसमें 3 ग्रेटर देन 2 आ गया। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो इसको तो इलेक्ट्रॉन यहां से भी मिल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी ले जाएगा, मतलब यहां से भी मिल रहा है, यहां से भी लेना होगा, और इसको इलेक्ट्रॉन सिर्फ इससे लेना, तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिंग से लेगा, जबकि ये रिंग से थोड़ा बहुत लेगा क्योंकि वो एरोमेटिक स्टेबलाइज है, और ये लोन पेयर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो फिर रिंग से कम लेगा, और रिंग से कम लेगा तो ये वाला रिंग कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा फर्स्ट वाले से। लो भैया, कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा फर्स्ट वाले से, राइट। ये रिंग नॉन प्लेनर होता है बिकॉज इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आने से हाइड्रोजन जो है ना इन कार्बन के पास जो अटैच्ड होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो ऊपर नीचे, उनमें आपस में रिपल्शन होने की वजह से ऊपर नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इनका डिलोकलाइजेशन जो है वो कम हो जाता है, और डिलोकलाइजेशन होता है कम तो इधर ना जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना चाहिए वो बहुत कम आता है, तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड जैसे आता है तो फिर वो टब शेप ऐसे बनता है, ऐसे टब शेप, क्लास में भी बताया था मैंने, टब शेप। क्लास में और भी कुछ बताया, देख लेना, सभी करते हैं, और भी कुछ, मतलब इसमें रिएक्शन भी होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपन H1 का बता सकते हैं, I1 का A और I2 का भी A, I1 I2 दोनों का A, ठीक है भाई।
I1 का ए पार्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पर NO2 अटैच्ड है, तो जब अपन नेगेटिव चार्ज लिखते हैं ना, तो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ये है। दूसरा अपन लिखेंगे इसमें, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है और वो विथड्रॉइंग ग्रुप से अटैच्ड है, इधर भी है। और सी में अपन लिखेंगे 3 वाले में, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर अटैच। अब अपन कहेंगे ये वाला नेगेटिव चार्ज तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये वाले नेगेटिव चार्ज में भी रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, देयर इज नो रेजोनेंस, मतलब ये तो लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। अब इन दोनों में चेक करूंगा तो विथड्रॉइंग इफेक्ट है, NO2 का विथड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि अगर -M दोनों में है तो I से चेक करूंगा, -I of NO2 is greater than CHO, therefore this is the I2 का 1 कर लेता हूं। मेरे पास पहले एक्चुअली I2 का बी डाउट था, ए नहीं। कोई बात नहीं, तो मैं भी बता देता हूं। बी वाले में पहला वाला जो है ना, वो एरोमेटिक है। दूसरा वाला जो है मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, बट नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब एक बात देखो, मान लो मेरे पास ऐसे पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबल होगा, क्योंकि उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। ये मॉलिक्यूल उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन की वजह से एरोमेटिक है, मतलब दैट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। भाई ये पॉजिटिव चार्ज इन बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो एरोमेटिक है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एरोमेटिक था, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एरोमेटिक नहीं है। सो ये नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड, ये एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है, ये सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एरोमेटिक तो ये रिंग की वजह से है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज नहीं भी होता तो भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक था, अभी भी एरोमेटिक है, अभी भी एरोमेटिक है। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा, दिस इज नॉट एरोमेटिक। You got it? What is resonance aromatic stability and what is resonance stability? इसलिए मैंने कहा ये एरोमेटिक स्टेबलाइज है, वो नहीं है, नेगेटिव चार्ज। थर्ड वाला जो अपन को गिवन है उसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है, ये तो डबल बॉन्ड सेट है, देयर इज नो रेजोनेंस इन दिस। रेजोनेंस नहीं है तो रेजोनेंस वाला तो ज्यादा स्टेबल होता है नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। J1 K1, तो मैं J1 की बात करता हूं। J1 में अपन को गिवन है रेडिकल्स। अरे भाई रेडिकल में तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, रेडिकल मैंने आपको पहले भी बताया, अगर रेजोनेंस स्टेबल है तो ज्यादा स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल है इंडक्टिव इफेक्ट से। अगर सिर्फ आई इफेक्ट चेक करना है तो अपन कहते हैं
3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। चलो देखते हैं कैसे। मुझे 1 में तो ये रेडिकल है 4 अल्फा। चलो 2 की बात करता हूँ, क्योंकि ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, ये तो बीटा कार्बन हो जाएगी। इसमें चेक करूंगा तो 2 इधर है, 2 इधर है और 3 इधर है, मतलब 7 अल्फा, ये 4 अल्फा। अब नेक्स्ट चेक करता हूं, थर्ड में अगर चेक करूंगा तो ऐसे के बना, इधर अपने पास CH रेडिकल है और इधर CH डबल बॉन्ड CH2 है और रेजोनेंस स्टेबल। तो फिर रेजोनेंस स्टेबल होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन से तो ज्यादा ही स्टेबल होगा, मतलब 3 1 और 2 से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में 2 एटम जो डबल बॉन्ड होल्ड करते हैं उससे वेरी फर्स्ट एटम पे रेडिकल अटैच्ड है। अगर अपन थर्ड वाले की बात करें तो फिर रेजोनेंस स्टेबिलिटी तो इसमें भी है, लेकिन ये इसमें भी रेजो है, लेकिन इसमें 3 डिग्री भी है, इसमें 1 डिग्री है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं रेजोनेंस है एंड देयर विल बी ओनली 1 अल्फा, इसमें रेजोनेंस है एंड देयर इज 4 अल्फा, 2 इधर 2 इधर। ये लो, तो क्या करें, 4 वाला ज्यादा स्टेबल है 3 वाले से बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, फिर 2 एंड 1 इन दोनों में रेजो है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। जब दोनों में रेजो था तो मैंने 3 डिग्री को ज्यादा स्टेबल बताया 2 डिग्री से, और 2 डिग्री को ज्यादा स्टेबल बताऊंगा 1 डिग्री से। दैट इज हाउ वी कैन राइट। अब मैं K1 की बात करूं, K1 में अपन को कुछ पूछा क्या, K1 में Q बताया आपने, सो मुझे Q बताना है। K1 के Q में मुझे गिवन है, एक तो मुझे ऐसे गिवन है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बताना है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी CH3 CH पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस एंड C2H5। तो अपन C2H5 को हमेशा ऐसे लिख लेंगे, ले भाई। अभी कार्बोकैटायन है तो ठीक है 5 अल्फा लिख लेता हूं, और क्या सेकंड देख लेता हूं। सेकंड वाले में तो 9 अल्फा है तो ज्यादा ही स्टेबल होगा, ये 9 अल्फा। थर्ड वाले की बात, थर्ड वाले में तो 3 डिग्री है बट रेजोनेंस स्टेबिलिटी बेंजीन रिंग अटैच है, तो बेंजाइलिक है वो भी 3 डिग्री, ये तो ज्यादा ही स्टेबल होगा क्योंकि ये तो बेंजाइलिक है, बेंजीन रिंग है, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी है, इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस। फोर्थ वाले की बात करता हूं, इसमें तो डबल बॉन्ड और भी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इस केस में तो 2 रिंग अटैच्ड है, मोर रेजोनेंस देन 3, मोर रेजोनेंस देन 3। भाई इसमें तो 3 ही बॉन्ड का कॉन्जुगेशन था, इसमें तो 6 बॉन्ड का कॉन्जुगेशन हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल तो 4 होगा, उसके बाद 3, इसके बाद 2 और 1 में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम से चेक करूंगा, देयर इज नो रेजोनेंस। अब बताओ किसी और को कोई डाउट है? K3 छोड़ने को बोला था, पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट फिर मैं बताऊंगा। हाँ बोलो। सर I2 के A और B में डाउट था। चलेगा, उस पे लिख देते ना चैट पे, तो भी मैं बता देता क्योंकि मैं एक बार लास्ट में चैट तो देखता ही हूँ, है ना। I2 के A और B में, यस सर। B तो अभी बता दिया, ये I2 का ये कर लेते हैं। सर वो I2, हाँ यस, क्या हुआ, नहीं सर कुछ नहीं बोल। तो I2 का A और बता देता हूँ, मैं बता ही रहा था वैसे तो, उसी टाइम बोल देते, फिर किसी ने बोल के बताया था नहीं सर वो मुझे B नहीं डाउट। देख भाई इसमें तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस फिनोमेना,
दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज जो है वो भी रेजोनेंस फेनोमेना है, ये भी रेजोनेंस है, और इसमें तो ज्यादा रेजोनेंस है क्योंकि ये दोनों बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में और ये वाला बॉन्ड इसके साथ, मोर रेजोनेंस। सी की बात करते हैं, सी में देयर इज नो रेजोनेंस, यहां पर CH3 है, ये 2 डिग्री एनाइन है, और डी वाला देयर इज नो रेफरेंस इन दिस है। डी वाले में अपन को ये जो नेगेटिव चार्ज गिवन है ना, वो ये वाला कार्बन अगर देखें तो CH3 गिवन है, इसका मतलब है इस पे रहा होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएंगे, तो ये 3 डिग्री एनाइन है। एनाइन की स्टेबिलिटी तो अपन कहते हैं भाई अगर रेजोनेंस फिनोमेना है तो ज्यादा स्टेबल होता है, देन इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट तो 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री से, क्योंकि एनाइन में इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये पुल करते हैं इसे, तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, इधर नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ दो तरफ से बढ़ेगा बस, लेकिन ये तो रेजोनेंस स्टेबल है ना, ये दोनों तो ज्यादा ही स्टेबल होंगे बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, more stable than C and D due to resonance, तो ज्यादा ही स्टेबल होंगे, तो अपन लिख लेंगे देयरफॉर अपना आंसर जो होगा वो होगा बी, ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मोर रेजोनेंस। इन दोनों में कम डिग्री वाला कम ज्यादा स्टेबल होता है। ये लो भाई, अब बताओ अगर कोई डाउट है तो। सर एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन नहीं है ना आज? नो 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 नो, मैं आराम से सोचने के लिए टाइम देना चाहता हूँ, इसलिए मेरा अगला होमवर्क जो होगा GOC 1 का, वो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 और 4 होगा, मैं बस यही डिस्कस करूंगा और कुछ भी नहीं। मेरा अगला सर होमवर्क K1 का R। K1 का और बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो K1 का R वो बता सकता हूँ, K1 का R वाला, ये तो मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताया था वैसे। K1 का R, K1 में R वाला ये मैंने लास्ट टाइम बताया था वैसे, ये डिस्कस किया है क्लास में तुमने, या तो तू क्लास में था नहीं उस टाइम। ये ब्रिजहेड कार्बोकटाइन होता है, अगर कोई ऐसे है रिंग और उसमें कोई ऐसे बॉन्ड अटैच्ड है तो इसको अपन ब्रिजहेड बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ब्रिजहेड कार्बोकटाइन। अभी ब्रिजहेड कार्बोकटाइन बनेगा ना तो वो ऐसे होता है, जैसे अपन ने ब्रिजहेड बनाया ना वो ऐसे होता है। तो फिर ये पिरामिडल शेप होता है। और पिरामिडल शेप होगा तो sp3 अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो इधर डबल बॉन्ड कभी नहीं बन पाएगा भाई, डबल बॉन्ड बनाना है तो ऐसे बनाना होता है ना, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाना होता है तो अपन ऐसे बनाते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इधर हाइड्रोजन है लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकते, ये वाले हाइड्रोजन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकते, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा जो बन नहीं सकता। So these are called bridgehead carbocation. Cannot show hyperconjugation or resonance effect.
और रेजोनेंस फिनोमेना। So they are highly unstable. Unstable. ये ब्रिज हेड है, ये अनस्टेबल होगा, उसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी नहीं है। दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में अपन कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, इधर CS। इसमें ये जो है ना, इसकी वजह से मैं 1 अल्फा बोल रहा हूँ। ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो ही नहीं कर सकता ब्रिज हेड वाले कार्बन। सो दिस इज 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये वाला। इधर वाला शो नहीं कर सकता ब्रिज हेड वाला, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बन ही नहीं सकता जो इस हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो। थर्ड वाले में इफ आई राइट लाइक दिस, विल गेट लाइक दिस, ऐसे अपन को गिवन है, और इधर CH3 है और इधर पॉजिटिव चार्ज है। सो दिस विल हैव 3 अल्फा। 3 अल्फा कौन सा? ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं कर सकता, ये ब्रिज हेड पे। और इधर भी है तो टोटल 5 अल्फा, नीचे भी है ना, तो टोटल 5 अल्फा हो जाएगा। इसमें इधर वाला तो अल्फा होगा नहीं, इसी को अल्फा काउंट कर सकते हैं बस। फोर्थ वाले में विल राइट लाइक दिस, इधर CH2 और पॉजिटिव चार्ज, इधर भी 1 अल्फा, 1 अल्फा, 5 अल्फा, 1 अल्फा, नो अल्फा। ये तो लीस्ट स्टेबल होगा। अगर ब्रिज हेड कार्बोकैटायन है तो लीस्ट स्टेबल है, 1 को तो छोड़ दो। इसमें अल्फा ज्यादा है तो 3 विल बी मोर। अब 2 और 4 में डिसाइड करना है। अगर मैं 2 और 4 में डिसाइड करूंगा, 2 और 4 में, तो दोनों में 1 अल्फा है। अब कैसे डिसाइड करूं? तो कार्बोकैटायन में 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी कैसे चेक किया? इंडक्टिव इफेक्ट। भाई अल्फा तो एक जैसा था, इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ी मना कर सकते हो। इधर तो एक ही तरफ से प्लस इफेक्ट लग रहा है, इधर 2 तरफ से प्लस इफेक्ट लग रहा है, उससे बताया। तो मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया आपको वो इंडक्टिव इफेक्ट से दिया। दैट इज राइट। सर आपने जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल का अभी नीचे बनाया है sp3 जहाँ पे लिखा है, वो बस एक साइड ही पिरामिडल शेप होगा क्या? एक साइड क्या, एक ही तो है, दोनों तरफ होगा। वो तो दोनों तरफ होगा। एक्चुअली उसका शेप जो है वो कभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी अब तुमने पूछा तो बता देता हूँ। एक्चुअली ऐसा शेप है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये ब्रिज हेड है, और ये उस ब्रिज हेड के हाइड्रोजन है। वो मतलब स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहेगा ना, एक्सप्लेन करता रहूंगा बार बार। ये भी ब्रिज हेड है ना, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, इधर जैसे उधर ऐसे। मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिक था ना, बस एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो फिर एम्प्टी ऑर्बिटल बन जाएगा। तो देखो ये पिरामिड दिख रहा ना, ऐसे बन जाएगा। इसको निकाल दें सर अगर तो अपन। फिर थर्ड वाला है तो उसमें 5 अल्फा कैसे हो सकता है? 3 अल्फा ही होगा ना एक से। 1 2 3 4 5, बता ये ब्रिज पे है क्या? सर ब्रिज वही वाले, पूछना है, वो ब्रिज पे है क्या? ब्रिज तो ये है, ब्रिज इसको बोलते हैं, इसको दीज आर कॉल्ड ब्रिज।
ब्रिज का मतलब वहां से 3 कार्बन बॉन्ड्स बनेंगे, ब्रिज हेड उसको बोलते हैं। तो ये ब्रिज कार्बन एटम से, ये तो नहीं ब्रिज, इनसे तो 2 ही बॉन्ड बनेगा कार्बन का। जिस कार्बन से 3 कार्बन चेन बनते हैं वो कहते हैं ब्रिज हेड। राइट, अब बताओ और कोई डाउट है? इसने कुछ और भी पूछा था यार सर, पार्ट 2 का जीवन, बी और डी देखना यार, पार्ट 2 के जीवन में क्या है और उसका बी एंड डी बोल रहा हूँ। पार्ट 2 का जीवन, बी एंड डी, जीवन का बी एंड डी अभी बताया तो है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था ना, तो उसमें बताया तो था मैंने। ये पूछ रहा है सर इसमें आंसर सी है बट बी और डी क्यों रॉन्ग है? अबे बी और डी रॉन्ग तो होंगे ही ना, पूरा क्वेश्चन तो पढ़, उसने ये पूछा है पर सिर्फ ये थोड़ी पूछा, उसने ये लिखा है ऐसा है एरोमेटिक जिसमें सिर्फ कार्बन और उसको आ गया समझ में, ये क्वेश्चन तो पढ़ पहले, है ना, समझ में आ गया। अब देखो कैसे छोटे छोटे पार्ट से अपन से गलती करवा लेते हैं और बेवकूफ बना देते हैं, और अपन बन भी जाते हैं जल्दबाजी में। मैं भी बन जाता हूँ कई बार, अगर जल्दबाजी करोगे तो बनेंगे, अपन को आता है लेकिन फिर भी जल्दबाजी करेंगे। हो गया, अब बताओ, अब पार्ट 3 डिस्कस, पार्ट 3 4 डिस्कस करूंगा, ये होमवर्क है अपना नेक्स्ट टाइम के लिए। अब थोड़ा थोड़ा होमवर्क सभी से मतलब करोगे ना आराम से, और कर सकते हो तो मैं और दे देता हूँ, वैसे 3 4 के साथ 1 भी कर लेते, क्यों कर सकते हैं ना 1? नहीं सर, देखो कैसे मना कर दिया, हम ब्लंटली मना कर सर देते स्कूल हैं। में एग्जाम चल रही है। अच्छा तो हाँ फिर सर एग्जाम चल रहा तो तो फिर प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी? सब पता नहीं बट एग्जाम चल रही है, अभी कौन सी है वो बताया नहीं है उन लोगों ने। ऑनलाइन है ऑफलाइन है? सर ऑनलाइन है। चलो फिर तो अपन अपन को इजी पड़ता है, घर पे बैठ के एग्जाम देना तो बड़ा बट अच्छा है। रिटर्न है। अच्छा वो सब्जेक्टिव टाइम, यस सर। ओके चलो ठीक है। अच्छा आप ये बताओ कि एस ब्लॉक डिस्कस करना है, थर्मो पढ़ना है? सर थर्मो पढ़ना है। यस तो सर, थर्मो पढ़ा पढ़ना है। दीजिए। सर एग्जाम में आ रहा है अभी। एस ब्लॉक नहीं आ रहा? नो सर। हाँ सर नहीं नहीं आ रहा है इस ब्लॉक। तो फिर अपन इसके साथ फिर ऐसे करते हैं, इसके साथ फिर एस ब्लॉक भी कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, ओके सर। चलेगा? अब ऐसा ना हो कोई बोले कि सर एस ब्लॉक मेरे स्कूल में आ रहा है, फिर तो अपन को लगेगा यार दोनों ही मतलब करने पड़ेंगे। थर्मो पढ़ा लेता हूँ यार, कुछ लोग एस ब्लॉक बोल रहे हैं, थर्मो पढ़ लेते हैं, है ना, चलेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फिर अपन नेक्स्ट टाइम फिर होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा 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 रोज डिस्कस करेंगे तो काफी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन एस ब्लॉक डिस्कस करेंगे, अभी अपन थर्मो डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई मैं थर्मोडायनेमिक्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहीं से शुरू कर लेता हूँ थर्मोडायनेमिक कंटिन्यूएशन। लास्ट टाइम अपन ने एंथैल्पी पढ़ लिया, इंटरनल एनर्जी भी पढ़ा था, कैलोरीमीटर भी पढ़ा था, काफी कुछ पढ़ा था लास्ट टाइम। अब अपन पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, थोड़ा सा बस शॉर्ट में देखेंगे।
ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। देख भाई, पहले अपन आइसोथर्मल प्रोसेस देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब होता है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। For ideal gas, delta E is a function of temperature. For ideal gas. Therefore, Q is equal to minus W from first law of thermodynamics. अब डेल्टा T 0 है, डेल्टा E 0 है, तो डेल्टा H भी 0 होगा, बिकॉज डेल्टा H इज इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T। डेल्टा T 0 है, डेल्टा E 0 है, तो डेल्टा H भी 0। एंड हीट कैपेसिटी, C will be infinity। वो क्यों? अरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, मेरे पास गैस है, इसको बताओ कितना हीट दें कि 1 डिग्री राइज हो जाए। अरे जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो 1 डिग्री राइज होगा कैसे? कितना भी हीट देते रहो, और जब 1 डिग्री राइज होगा ही नहीं तो हीट कैपेसिटी इन्फिनिट। मतलब ये पैरामीटर्स मुझे पहले से पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोलो, ये सारे तो आप मुझे बता चुके। ये इक्वेशंस जो है ना ऐसे ही, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और मैंने कहा था दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल इन ऑल कंडीशंस। लास्ट टाइम पढ़ा था। दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड प्रोसेस। और अगर आइसोलेटेड प्रोसेस होता है दैट सो हीट कैनॉट एंटर और लीव द सिस्टम, therefore Q is equal to delta E is equal to W। मतलब जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी इन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, एंड डेल्टा E is equal to होता है NCV डेल्टा T। डेल्टा F will be equal to NCP डेल्टा T। therefore डेल्टा H अपॉन डेल्टा E is equal to गामा, इसको CP अपॉन CV हो जाएगा। अगर डेल्टा H अपॉन डेल्टा E कैलकुलेट करूंगा तो NCP dt डेल्टा T डिवाइडेड बाय NCV डेल्टा T, दैट विल बी इक्वल टू गामा। मतलब इसमें डेल्टा E 0 नहीं होता, और डेल्टा E 0 नहीं होता तो डेल्टा H भी 0 नहीं होगा। हीट कैपेसिटी, दैट इज C। जो हीट कैपेसिटी C होता है दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन डेल्टा T एंड Q इज इक्वल टू 0। So you can write like this. No, सर ये डेल्टा CP अपन CV है ना? कौन सा ये वाला? गामा गामा गामा। हाँ, गामा is CP upon CB, that's why we are writing। तभी तो पढ़ने गामा में। यस सर। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा कि आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक है या एडियाबैटिक
So, दोनों का अपना अपना कंडीशन। थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। Isocoric means volume is constant. So delta V equal to 0, thus W equal to 0. So Q will be equal to delta E equal to NCV dt. And delta H is equal to NCP dt. ये डेल्टा H। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब आइसोकोरिक का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो हीट कैपेसिटी CV हो जाएगा। डेल्टा H अपन को पता है, W 0 होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E होता है, टेम्परेचर गिवन होंगे, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस पता होगा तो अपन को CV पता चल जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस, pressure is constant. So W will be equal to minus P external into delta V. Delta E will be equal to Q C, that is NCV delta T. Therefore, Q will be equal to delta E minus W. और डेल्टा H वही होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू NCP dt. Isobaric process. Cyclic process. When starting from any point, the system reach to the same condition, to the same point. After number of steps, then it's called cyclic process. तो अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम गिवन है, PV ले लेते हैं अपन, सिस्टम ए ले लेते हैं अपन, ए से बी ले लो, बी से सी ले लो, सी से डी ले लो, डी से फिर ए आता है। एक्सक्यूज मी, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से ए। आपको सब कुछ पता है, वॉल्यूम पता होगा, इनिशियल प्रेशर पता हो, फाइनल प्रेशर पता हो। तो फिर अगर अपन लिखेंगे इन केसेस में वर्क डन क्या होगा, तो अपन कहेंगे टोटल वर्क डन ले लो,
इधर W1 है, इधर W2 है, इधर W3 है, इधर W4 है, या वर्क डन विल बी इक्वल टू L into B। मैंने आपको बता रखा है ये टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर। L into B मतलब लेंथ ले लो, इधर V2, इधर V1 और इधर P1 और P2। तो V2 माइनस V1 ले लो, P2 माइनस V1 ले लो, इधर लिख लो। डेल्टा E will be 0, डेल्टा H will be 0। Q is equal to minus W। Why it is so? ऑब्वियसली बात है, आप यहां से शुरू करोगे तो यहाँ HA गिवन है, और जब नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आप वापस यहीं आओगे तो डेल्टा H एंड डेल्टा E बोथ आर पाथ इंडिपेंडेंट। वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करते हैं। तो जो उनका इनिशियल है वही उनका फाइनल। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शन होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाथ फंक्शन, all state functions are 0। all change in state function, not state function, change in state function will be 0। सारे के सारे स्टेट फंक्शंस जो है ना, उनके वैल्यूज जो होंगे वो 0 हो जाएंगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस। बट जो पाथ फंक्शन होंगे उनमें तो वर्क डन और हीट वगैरह कैलकुलेट करूंगा ना मैं। कैसे कैलकुलेट करना है बताया मैंने, तो बताया मैंने आपको। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है। अब नेक्स्ट अपन लिखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मान लो अपने पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, और रिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो बहुत स्लो होते हैं, मतलब रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस, आई एम नॉट राइटिंग द डिफरेंस, मैं यहाँ रिवर्सिबल डिस्कस करूंगा या इरिवर्सिबल डिस्कस करूंगा। Very slow, I'm talking about expansion or compression। अरे तुम लोग ने ये लिख लिया था ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ सर लिखा है। okay, which can take place very slowly, expansion or compression, so that the system and surrounding always remain in equilibrium state। उस कभी कभी अपन सेमी इक्विलिब्रियम या क्वासी इक्विलिब्रियम वर्ड भी यूज करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट। दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब अगर अपन उसको बनाना चाहे कि भाई ठीक है एक एक्सपेंशन करके दिखाओ, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। मान लो अपने पास कोई गैस है, अपन एक गैस है और उसमें अपन एक पिस्टन लगा लेते हैं, मूवेबल पिस्टन है। तो अगर मान लो अपन उस मूवेबल पिस्टन में, ये पिस्टन लगा रखा है,
ये अपन ने एक गैस ले लिया, यहाँ पर अपन ने एक पिस्टन लगा रखा है। अब अपन क्या करें कि यहाँ पर मान लो इसमें गैस प्रेजेंट है, इन बोल ऑफ गैस। तो जो अपन एक्सपेंशन करेंगे तो अपन ऐसे रख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ना अपन सैंड रख लेते हैं ऐसे, ये सैंड पार्टिकल रख लिया, ये सैंड पार्टिकल है ना, ये सैंड पार्टिकल है। तो इसमें जो गैस पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो गैस पार्टिकल्स होंगे, अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इधर पी एक्सटर्नल होगा, जो बाहर प्रेशर होता है, बाहर से जो प्रेशर लगता है पिस्टन पे, वो पी एक्सटर्नल है, और अंदर जो गैस का प्रेशर है वो पी इंटरनल होता है। अभी अपन कहेंगे गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज द प्रेशर ऑफ पी एक्सटर्नल प्लस जो सैंड से प्रेशर लग रहा है। इंटरनल प्रेशर विल बी इक्वल टू प्रेशर एक्सटर्नल प्लस जो सैंड से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर ड्यू टू सैंड, ड्यू टू सैंड। अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं, व्हेन रिवर्सिबल एक्सपेंशन टेक प्लेस, तो प्रोसेस में क्या होगा, बहुत स्लो एक्सपैंड होगा। देन उस मोमेंट पे पी एक्सटर्नल जो होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू पी इंटरनल, पी इंटरनल इक्वल टू लिख लेता हूं, माइनस लिखना पड़ेगा, एक ही बात है अपने लिए तो, कि पी इंटरनल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस जो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए ना इन दोनों में, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए। कैसे, अगर मान लो अपन को एक्सपेंड करना है तो इस सैंड का एक एक पार्टिकल हटाते हैं, एक पार्टिकल हटाया फिर एक हटाया, लाइक दैट। अगर सैंड का एक एक पार्टिकल हटाओगे तो अपन लिख सकते हैं कि जो इंटरनल प्रेशर रहेगा ना, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इतना स्लो एक्सपेंशन हो रहा है कि हमको पता भी नहीं चलेगा कि कितना एक्सपेंड हुआ एक पार्टिकल को हटा के, देन दैट स्टेज इज कॉल्ड। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम को कांस्टेंट होना चाहिए, तो अपन उसको क्वासी या सेमी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब अपन एक पार्टिकल को गिराएंगे तो सिस्टम इतना स्लो ऊपर जाएगा कि इसमें जो चेंज आएगा प्रेशर का वो डीपी होगा और वॉल्यूम में चेंज आएगा डीवी होगा। तो अपन जो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी लिखूंगा, ये अपना वर्क डन है। ये तो अपन ने पहले ही लिखा था कि देख भाई वर्क डन हमेशा ही माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी होगा। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर मान लो मैं इसको ग्राफ से देखना चाहूं तो अपन कहेंगे ग्राफ से देख लो आप क्या करोगे ग्राफ के लिए, अपन कहेंगे ये ऐसे है, ये पी है और ये वी है। तो मान लो इनिशियली अपने पास इधर P1 V1 गिवन है और इधर ये इनिशियल प्रेशर है अपना, P1 मतलब इनिशियल प्रेशर, और एक्सपेंशन करूंगा तो P2 मेरे पास मान लेते हैं, अपन जब एक्सपेंशन करेंगे तो एक पार्टिकल हटाने से जो प्रेशर में और वॉल्यूम में चेंज आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। अपन कहेंगे यहाँ डीवी चेंज हो गया और यहाँ पर डीपी चेंज हो गया। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, फिर उस केस में अपन कहेंगे कि भाई यहाँ पर अपने पास पहले प्रेशर और वॉल्यूम था, ये P1 है और ये V1 है। P1 और V1 हो गया।
जब अपन दूसरा प्रेशर लेंगे, दूसरा मतलब एक और पार्टिकल हटाएंगे, तो अब प्रेशर ऐसे, एक पार्टिकल हटाने से और वॉल्यूम में चेंज ही आएगा। अपन ने एक और पार्टिकल हटाया, मान लो अपन ने एक और पार्टिकल हटाया, तो एक और पार्टिकल के हटाने से प्रेशर और डिक्रीज होगा और वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। मतलब प्रेशर भी डिक्रीज होगा और वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। फिर एक और पार्टिकल को हटाने से अपन कहेंगे फिर प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ऐसे ना अपन प्रेशर कैलकुलेट करते करते रहेंगे, तो अपन कहेंगे ये बताओ कि कब तक ये डिक्रीज इंक्रीज करना है, तो अपन कर लेंगे चलो भाई फाइनली हम यहां आके रुक गए, ये V1 इनिशियल था, ये V2 यहां के रुक गए कैलकुलेट करते करते। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर ये वाले प्रेशर्स ना आप हर एक का वर्क डन होगा, फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, अपन को थोड़ा कर्व आएगा, अपन को ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो कर्व आएगा। मतलब इट विल बी लाइक दिस, ऐसे कर्व आएगा थोड़ा सा, ऐसे कर्व जैसे। तो अपन इसको कर्व जैसे बना। तो अगर अपने पास V2 ऐसे कर्व आएगा, तो अपन कहेंगे इसके लिए W1, इसके लिए W2, इसके लिए ऐसे वर्क डन हो जाएंगे। ये W1 इधर W2 इधर W3 ऐसे Wn तक हो जाएगा। तो जो वर्क डन होगा वो दैट विल बी द वर्क डन विल बी एरिया अंडर द ग्राफ। टोटल वर्क डन विल बी एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। तो इट विल बी एरिया अंडर द ग्राफ। तो जो अगर अपन को एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना है, पार्टिकल ये कह रहा है कि प्रेशर कम हुआ समझा, और पार्टिकल अलग करने से वॉल्यूम क्यों बढ़ा ये बताओ। अभी प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, गैस एक्सपैंड होगी ना। सो एरिया अंडर द ग्राफ के लिए मैं क्या करूंगा, W विल बी इक्वल टू प्रेशर को मैं लिख लूंगा nRT अपॉन V, इसको लिखता हूं dV। सो nRT, टेम्परेचर अपन कांस्टेंट ले, वॉल्यूम V2 से V1 तक कर लेता हूं, dV by V हो जाएगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस nRT ln of V2 by V1। तो या तो आप मुझे वो वॉल्यूम दे दो या फिर आप मुझे प्रेशर दे दो, तो मैं प्रेशर से कैलकुलेट करूंगा। लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, V2 अपन V1 होगा तो प्रेशर P1 अपन P2 होगा। ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां अपन ने आइसोथर्मल अज्यूम कर ली, T इज कांस्टेंट, क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अपन ने बस अज्यूम किया कि भाई T कांस्टेंट है कैलकुलेशन के लिए, बट जरूरी नहीं कि T कांस्टेंट है। अगर T कांस्टेंट लूंगा तो आइसोथर्मल हो जाएगा। अपन को कर्व दिख रहा था इसलिए ऐसे कर लिया। तो जब अपन रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो एक्सपेंशन कितना स्लो होता है ये आपको समझ में आएगा। आप जैसे जैसे पार्टिकल हटाओगे, अगर रिवर्सिबल कंप्रेशन करना है तो एक एक सेंट पार्टिकल रखते जाना हम इस पे, तो वो कंप्रेस होता जाएगा। अब सेंट पार्टिकल रखोगे तो एक एक पार्टिकल रखने से बहुत बहुत स्लो कंप्रेशन हो रहा होगा। Then it will be a reversible process. सर लॉन V2 V1 का लॉन P2 P1 कैसे हो गया? अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किया ना प्रेशर और वॉल्यूम को, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। हाँ यस सर, ओके। इसलिए ऐसे किया। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सपेंशन में तो प्रेशर कम होगा ना, फिर इसलिए।
लिख देना वहां पर, कुछ कुछ पार्ट ऐसे अगर मैंने नहीं लिखा है तो वो लिख लिया करो तुम। अब irreversible प्रोसेस होता है द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट suddenly expansion or compression और compression। तो उन प्रोसेस को अपन कहते हैं irreversible प्रोसेस, या फिर द प्रोसेस टेक प्लेस एट, एक मिनट रुकना है, तो अपन कहेंगे और द प्रोसेस विच इज carried at constant external, या कांस्टेंट प्रेशर भी लिखा होगा तो भी चलेगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो अपन को इरिवर्सिबल प्रोसेस में लिखा होता है कि देख भाई ये तो सडन एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है, या कोई भी प्रोसेस एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ है ना, समझ जाना इरिवर्सिबल है। ये इरिवर्सिबल लिखा है तो समझने की जरूरत ही नहीं। जैसे रिवर्सिबल है, या तो रिवर्सिबल लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा टेक प्लेस वेरी स्लोली, या फिर ऐसे लिखा होगा सिस्टम सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। तो इस केस में अपन कहते हैं कि मान लो इधर अपन बात करें, मेरे पास गैस है, तो यहां पर अपने पास गैस है, ये पिस्टन है, एक मूवेबल पिस्टन लगा रखा है अपन ने, तो इसमें जो गैस होगा यहां पर भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा, पी एक्सटर्नल होगा, पी इंटरनल होगा। इंटरनल मतलब गैस का प्रेशर होगा, और यहां पर अपन क्या करेंगे, कुछ ब्लॉक्स रखेंगे, ये ब्लॉक रखेंगे इस टाइप से ब्लॉक, एक ही ब्लॉक रख लेते हैं क्योंकि अपन एक ही स्टेप की बात करते हैं, ज्यादा स्टेप्स की बात नहीं करते। ये लो भाई एक ब्लॉक रख दिया, ये एक ब्लॉक रखा। तो जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ऑफ द ब्लॉक एंड द एक्सटर्नल प्रेशर होगा, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ गैस। सो प्रेशर, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू प्रेशर दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू ब्लॉक, वो mg मास इनटू, मतलब वो अपन को पता है मास की वजह से जो उसका प्रेशर होगा ड्यू टू ब्लॉक, ये हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, मान लो अपन को एक्सपेंशन करना है तो अपन इस ब्लॉक को उठा लेंगे। अगर ब्लॉक को उठाया तो ये तो बहुत सडन एक्सपेंशन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर अपन मान लो इसको ग्राफिकली देखें तो अपन कहेंगे भाई आपने क्या किया,
आपने क्या किया कि पहले प्रेशर था P1 और बाद में प्रेशर आपने कर दिया P2। भाई आपने ब्लॉक उठा लिया सीधा। अब जब आप ब्लॉक उठाओगे तो इतना स्पीड से वॉल्यूम चेंज होगा, जो अपने पास V1 था ना, अपने पास सिर्फ V2 मिलेगा अपन को। जो V1 है अपन को सिर्फ V2 प्रेशर मिलेगा। तो अपन को ना प्रेशर P2 मिलेगा ऐसे। तो वी आर नॉट एबल टू टेल, क्योंकि ब्लॉक उठाया मुझे नहीं पता, वो तो एकदम से सडन एक्सपेंशन हो जाएगा, फट से उधर चला जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई अपन ये नहीं बता सकते कि इसका मतलब पाथ ये है, मतलब यहां से यहां जो पाथ होगा उसमें वो पाथ नहीं बता पाएंगे अपन कि इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, ये पाथ फॉलो किया, ये पाथ फॉलो किया, कैसे, मतलब वी आर नॉट एबल टू टेल, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पाथ। मुझे तो इनिशियल प्रेशर पता था, फाइनल प्रेशर पता है, ये वक्त। तो मुझे वॉल्यूम और प्रेशर में इनिशियल वॉल्यूम गिवन होगा, फाइनल वॉल्यूम गिवन होगा, और फाइनल प्रेशर दिस इज P एक्सटर्नल, दैट इज कॉल्ड द फाइनल प्रेशर, वो गिवन होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे भाई वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। अब मैं इसमें ना V2 और V1 बस यही पता रहेगा, मैं DV नहीं लिख सकता, मैं ये वाला वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सा पाथ फॉलो किया उसने। तो इसमें आप पाथ नहीं बता पाओगे, इररिवर्सिबल प्रोसेस। अब अपन कहेंगे सो इररिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन आप हमेशा ऐसे कैलकुलेट करोगे, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन जो होगा वो हमेशा इंटीग्रेशन से आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करोगे, क्योंकि विल कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन इररिवर्सिबल में विल कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ लिख दें, लेकिन वर्क डन जो होगा वो काफी छोटा होगा, वो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं। We can say that for expansion, अगर अपन कहेंगे एक्सपेंशन के लिए V2 is greater than V1, therefore work done is negative हमेशा। फॉर कंप्रेशन भाई इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंशन के लिए V2 बड़ा होगा V1 से तो वर्क डन नेगेटिव। इधर भी ऐसे होगा, अगर V2 बड़ा होगा V1 से तो वर्क डन नेगेटिव होगा। एंड फॉर कंप्रेशन V2 is less than V1, therefore work done will be greater than. We can write like this. भाई वर्क डन के अलावा बाकी सारा पार्ट तो आप यहाँ बता ही चुके थे ना टाइप्स ऑफ प्रोसेस में। इधर वर्क डन की बात नहीं की आपने, बाकी सब तो बात की थी आपने, बस ये W कैसे कैलकुलेट करना है वो नहीं बताया था आपने, बाकी तो आपने बता ही दिया था। Now we can discuss about this is reversible and irreversible process. अब अपन वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं इन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो अपन ने लिखा हुआ है। अब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन इन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस जो अपन ने लिखा हुआ है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। सर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस का ग्राफ एक और बार बता सकते हैं? किसका? इरिवर्सिबल का ग्राफ। इरिवर्सिबल प्रोसेस का इरिवर्सिबल में क्या होगा ना, वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट कि किस पाथ से
एक्सपेंशन हुआ। इसमें तो धीरे 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 भाई थोड़ा प्रेशर चेंज हुआ, थोड़ा वॉल्यूम चेंज हुआ, थोड़ा प्रेशर चेंज हुआ, थोड़ा वॉल्यूम चेंज हुआ, इस टाइप से करना है। बट इन इरिवर्सिबल प्रोसेस we only have final data, final and initial data, but no idea about the path. अपन को पाथ के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, तो अपन तो इनिशियल और फाइनल स्टेज की वजह से कैलकुलेट करके बता दें क्या इनिशियल और फाइनल स्टेज में आएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, अब अपन वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और वर्क डन में अपन ये सब यूज करेंगे। तो चलो देख लेते हैं। अब ये मैंने आपको रिवर्सिबल वर्क डन में सिंस प्रेशर कम है इतना आना चाहिए, ये तो मैंने बस वैसे बता दिया कि चलो इफ द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट करके आइसोथर्मल करके, और इरिवर्सिबल में इट विल बी लाइक दिस। अब अपन लिखते हैं वर्क डन कैलकुलेशंस। सर एक सर, सेकंड पीछे का दिखाएंगे। सर 1 सेकंड के लिए पीछे वाला अरे हो गया। यस सर। तो तुम लोग बताते क्यों नहीं हो जाता था फिर, इसलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर। वो एक ही लिखेगा बस, डन सर। चलो ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, therefore delta E is equal to 0, Q is equal to minus W। बाकी पैरामीटर्स आपको पता है। तो एक बार मैं लिखता हूं आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन आइसोथर्मल में आपको पता है PV is equal to constant, therefore P1 V1 is equal to P2 V2।
अगर अपन एक्सपेंशन की बात करेंगे तो अपन ऐसे लिखेंगे, अपन पहले थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो थोड़ा वर्ड में भी लिख सकते हैं। When 1 mole of a gas, n moles लिख लेता हूं, of a gas is expanded isothermally and reversibly. लिखा तो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2। इस स्टेज पे P1 V1 होगा, इस स्टेज पे P2 V2 होगा। T इज कांस्टेंट, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो अपन कहेंगे देखो सर, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो वर्क डन आई विल कैलकुलेट लाइक दिस, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो रिवर्सिबल वर्क डन, तो फिर वी नो दैट रिवर्सिबल में तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ये V1 है V2 तक, ये एक्सपेंशन किया आपने, तो इधर के लिए ये P1 दे लेता हूं और ये P2 है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रेशर एटमॉस्फेयर में गिवन है, वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है, ये आप देख लेना। तो अगर ये रिवर्सिबल वर्क डन है तो अपन कहेंगे आइसोथर्मल T इज कांस्टेंट, तो W विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू dV। आपने कहा था उनको रिवर्सिबल वर्क डन डिफरेंशिएशन से करेंगे, तो अपन लिखेंगे माइनस P एक्सटर्नल कैन बी रिटन एज nRT अपॉन V, सो dV, और वॉल्यूम चेंज करेंगे तो V1 टू V2 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो वर्क डन रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू माइनस nRT इंटू ln ऑफ V2 बाई V1। अभी लिखा था अपन ने, बट हमने अज्यूम किया था कि वो आइसोथर्मल है, अभी तो अपन लिख रहे हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और वर्क डन विल बी माइनस nRT ln ऑफ P1 बाई P2, ऐसे देखते हैं। वर्क डन कैलकुलेशन अपन करेंगे विच इज प्रेजेंट इन एरिया अंडर द ग्राफ, देयर इज वर्क डन कैलकुलेशंस। ये इक्वेशंस हैं कैलकुलेशंस के लिए, अपन इनको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये अपना रिवर्स हो जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर मैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन करता हूं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस तो सडन प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया कि कौन से वर्ड लिखे होंगे, तो आप कैसे बताओ। इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये बताना मुश्किल होता है कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज तो अपन को पता होता है, और इसमें अपन को पता है कि दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, उसी से ही कैलकुलेट करते हैं। पीवी डायग्राम में मैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम को इधर प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेक कर लूंगा, अगर वो दोनों इक्वल है तो मैं बता दूंगा इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ये तो P1 V1 है, और इसमें अपन कहेंगे ये सडन एक्सपेंशन होता है, और सडन एक्सपेंशन होगा तो ये V1 है, अपन यहाँ पर V2 अज्यूम कर लेते हैं, और ये सडन एक्सपेंशन है। ये P2 है एक्सटर्नल प्रेशर, और ये P1 है जो इनिशियल प्रेशर होगा। तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी लाइक दिस, तो अपन लिखेंगे वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू
V2 माइनस V1, इससे वेक्टर अपन कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें अब एक बात का ध्यान रखना होगा अपन को, कभी कभी अपन को यूनिट्स की बात करनी होती है, यूनिट का ध्यान रखना। 1 एटमॉस्फेयर लीटर, मतलब अगर ये एटमॉस्फेयर और लीटर में गिवन है तो ये 101.325 जूल्स होता है। मतलब अगर मुझे एटमॉस्फेयर लीटर को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 101.325 से, 0.325 से। कभी कभी बैरोमेट्रिक भी गिवन होता है, 1 बार लीटर, ये प्रेशर बार में गिवन होता है, तो अपन इसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक दिस, अगर बार में गिवन है। वी कैन राइट इट, ये यूनिट कन्वर्जन है, ये ध्यान रखना। अब अपन एक बार इरिवर्सिबल, जैसे अपन ने एक्सपेंशन की बात की ना, इधर मैंने इसलिए कि कंपैरिजन भी आपको दिखे सारा कुछ, उसके बाद अपन इनमें न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि अभी तो अपन ने भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अभी सीखा कि क्या लिखा होता है तो इरिवर्सिबल होता है। मैंने सिर्फ वर्क डन बताया, ये दोनों तो पहले भी बताए थे आपने, बस आइसोथर्मल नहीं लिखा था। अब मैं एक बार कंप्रेशन भी लिखना चाहता हूं, आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब अपन रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात करेंगे, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब कंप्रेशन में रिवर्सिबल प्रोसेस है तो विल राइट दैट रिवर्सिबल प्रोसेस तो स्लो प्रोसेस होता है, जैसे मैंने लिखा स्लो प्रोसेस होगा। कंप्रेशन विल बी द स्लो प्रोसेस। अपन कहेंगे पीवी ग्राफ ले लेते हैं अपन। अब कंप्रेशन अगर करना है तो अपन को पता है कि भाई देख, कंप्रेशन का मतलब हो गया जो गैस अपने पास गिवन है पहले से, ये वॉल्यूम इनिशियल है, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम छोटा होगा इनिशियल वॉल्यूम से। तो अपन कहेंगे ठीक है, कंप्रेशन अगर करना है तो आप ऐसे करोगे भाई, कंप्रेशन के लिए भी इनिशियल गिवन होगा ये, और कंप्रेशन में अपन कंप्रेस करेंगे ऐसे, तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये वी फाइनल होगा। ये आपका इनिशियल प्रेशर था, जब वॉल्यूम ज्यादा था तो प्रेशर कम था, जब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, दिस इज फाइनल प्रेशर। एरिया अपन यही कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द एरिया अंडर द ग्राफ। वर्क डन अपन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, माइनस एन आर टी ln ऑफ v फाइनल अपॉन v इनिशियल, और v2 अपॉन v1 ही कैलकुलेट करेंगे। कंप्रेशन में v फाइनल का वैल्यू छोटा होगा v इनिशियल से, इसलिए वर्क डन आपका पॉजिटिव आएगा, जबकि इसमें वर्क डन नेगेटिव आएगा। अपन ने लिखा भी था अभी थोड़ी देर पहले कि एक्सपेंशन के लिए नेगेटिव होगा वर्क डन, और कंप्रेशन के लिए वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा, वो अपन ने लिखा भी था। अगर गैस का अपन कंप्रेशन करेंगे तो वी नो दैट व्हाट विल हैपन, टेंपरेचर इज कांस्टेंट। दिस इज कंप्रेशन है, रिवर्सिबल कंप्रेशन। अब ऐसे ही अगर अपन इरिवर्सिबल कंप्रेशन की बात करें, इरिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल कंप्रेशन में अपन को पता है, आपने सैंड पार्टिकल्स को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाला, सैंड के पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा एक एक पार्टिकल को करके डाला होगा, तभी वो एक एक पार्टिकल को करते गए तो वॉल्यूम छोटा होता गया और प्रेशर बढ़ता गया, इसलिए अपन ने इंटीग्रेट किया। लेकिन इरिवर्सिबल में आप ब्लॉक्स रखते हो, ब्लॉक को या तो सडनली आप रख दोगे या उठा लोगे, उठाओगे ब्लॉक को तो एक्सपेंशन होगा और रखोगे तो कंप्रेशन होगा, दैट इज
बिल्कुल आप लिख सकते हो ना, वो कह रहा है कि सर इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आप लिख सकते हैं। इवन आप एनआरटी की जगह पीवी लिख सकते हैं, क्योंकि P initial V initial will be equal to P final V final is equal to P final V final, ये तो इक्वल ही रहेंगे। भी नो अपन लिखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल कंप्रेशन, अगर अपन ग्राफिकली देखें तो विल राइट लाइक दिस, इरिवर्सिबल कंप्रेशन, इरिवर्सिबल कंप्रेशन। और इरिवर्सिबल कंप्रेशन में अपन कहेंगे ठीक है, अगर अपन कंप्रेशन की बात करेंगे तो ये इनिशियल वॉल्यूम है, क्योंकि अब अपन कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। और कंप्रेशन में यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, वी नो दैट, आप एक ब्लॉक रखने वाले हैं, ऐसे गैस था V1 था और यहां पर ये पिस्टन है, अब आप इस पे एक बड़ा सा ब्लॉक रखने वाले हो, ब्लॉक रखोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ये प्रेशर बढ़ गया, फाइनली प्रेशर पीवी ग्राफ था, इनिशियल प्रेशर आपके पास ये था, अब ब्लॉक रखने से वो प्रेशर बढ़ गया, इनिशियल वॉल्यूम ये था और फाइनल वॉल्यूम ये। तो जब आप ब्लॉक रखोगे तो पहले क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब ये प्रेशर यहां आ जाएगा, उसके बाद डिक्रीज शुरू होता है। भाई पहले क्या होगा, जब आप ब्लॉक रखोगे तो प्रेशर का वैल्यू ये हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर नीचे आना शुरू होगा, तो वॉल्यूम अपना ये हो जाएगा P2, गैस का वॉल्यूम। तो जो इसमें वर्क डन होगा ना, वो ये वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो ये होगा। तो वर्क डन अपन लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल विल बी P फाइनल इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब V फाइनल, इसमें वर्क डन वी नो दैट, यहां पर तो वर्क डन जो आएगा कंप्रेशन में वो पॉजिटिव आएगा, राइट इज सो, V फाइनल छोटा होगा ना V इनिशियल से, इसमें भी वर्क डन विल बी पॉजिटिव, सिंस V final is smaller than V initial. Work done is positive since V final is less than V initial. इसमें work done negative होगा, work done is negative since V2 is greater than V1. Expansion में work done negative होगा, V2 बड़ा होता है ना V1 से। अब अगर अपन ये चेक करें इन सब प्रोसेस को, ग्राफ को देख के, इन ग्राफ को देख के मैं ये बता सकता हूं, इन सब ग्राफ को देख के मैं ये अच्छे से बता सकता हूं, ग्राफ चेक कर लो, इन सब ग्राफ को देख के ये बता सकता हूं कि वर्क डन इन, this is work done in irreversible expansion, compression. Irreversible compression is greater than the work done in a reversible compression. Is greater than the work done in a reversible expansion. Is greater than the work done in a reversible, that is irreversible expansion. जो इसका ग्राफ है ना इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का, वो सबसे छोटा एरिया है। आप वर्क डन एरिया से बता सकते हैं, तो अपन कहेंगे इन दोनों में एरिया कैसे डिसाइड किया, ये वाला वर्क डन, तो अपन कहेंगे इसका फाइनल प्रेशर बड़ा है ना, इसका फाइनल प्रेशर छोटा है, तो अपन कहेंगे इसका फाइनल प्रेशर, यहां पर आप चेक कर लो,
इसका फाइनल प्रेशर चेक कर लो, ये रहा। तो इसका पी एक्सटर्नल बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन भी बड़ा रहा। इसका पी एक्सटर्नल बड़ा है इसलिए वर्क डन भी बड़ा रहा। वैसे अपन से ऐसे पूछेंगे, बताओ मैक्सिमम वर्क डन किस प्रोसेस में होता है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और इरिवर्सिबल कंप्रेशन। मैक्सिमम वर्क डन जो होता है, आप एरिया देख के बता सकते हो, जो मैक्सिमम वर्क डन होगा दैट विल बी इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। मैक्सिमम आइसोथर्मल प्रोसेस में। सो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन कैलकुलेशंस होंगे। बाकी मैंने पैरामीटर्स आपको पहले ही बता दिए थे, बाकी मैंने आपको पैरामीटर्स पहले ही बता दिए थे कि आपको कैसे लिखना है, राइट। अपन बता सकते हैं भाई कि वर्क डन कैसे होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अपन कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं, लिखो नेक्स्ट पेज पे। Yes, sir. एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन। कैलकुलेट ऐसे कर लेते हैं, delta H when 2 moles of a gas is expanded or reversibly and isothermally at a constant pressure of 2 atmosphere from 2 liters to 10 liters. एक मिनट रुकना है, रुकना। दो पार्ट एक साथ नहीं लिखेगी ना, isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 2 liter to 10 liters। बस तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लिख सकते ना, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे अपन पहले क्वेश्चन में। अब बताओ,
आया आंसर, देख लो भाई। ये ln of 5 बता रहा है, ln of 5 तो 0.69 होता है, 0.7 होता है। तो ये बता रहा है आंसर में इट इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, thermal process. So delta E equal to 0. W is equal to minus nRT ln of V2 by V1. और डेल्टा E 0 होता है, डेल्टा H भी 0 होता है उसमें। डेल्टा H is equal to 0. मैं W लिख सकता हूँ -2.303 nRT log of V2 by V1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। W will be equal to -2.303. N is 2 moles. R is 8.314. Multiplied by temperature is how much? 300 Kelvin. Log of V2 कितना है? 10/2. Log 5 है। तो इसमें मैं लिख लूंगा W will be equal to -2.303 into 2 into 8.314 into 300. log 5 होता है 0.7. ये जो अपना आंसर आएगा ये जूल्स में आएगा। जूल्स में क्यों? क्योंकि मैंने ये वैल्यू जूल्स में यूज किया। सर ये -2.303 क्या है? वो log बेस E को कन्वर्ट किया ना log बेस 10 में। log तो पढ़ा है। ओके सर। सर अभी लॉग नहीं पढ़ाया है मैथ सर ने। मैथ्स में log बहुत पहले पढ़ा दिया जेडीएस में, वो मैथमेटिकल टूल्स में। सर मतलब वो प्रॉपर्टीज बताया है बेसिक, यस सर, ये पर कन्वर्जन लॉग को की लॉग बताया। में कैसे बेसिक ही कन्वर्ट पता है। करते हैं वो नहीं पता। तो हो गया ना। उसकी वैल्यू लॉग का अलजेब्रा। हाँ तो हो गया ना। सर पर सर मतलब log 10/2 का वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करना नहीं आता। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? वो थोड़ी बता सकते हो। वो कैसे बताएंगे? वो तो कैलकुलेटर से होता है, वो तो गिवन होता है अपन को क्वेश्चन में। ओके सर। ओके सर। तो अपन को आ गया ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 26 265 इंटू 2 इंटू, देखो भाई कितना आया, कैलकुलेशन करो और बता दो कितना आया। अप्रोक्सीमेट -8042, ये ले भाई आंसर -8042 जूल्स, ये -8.3042 kilojoules. So Q will be equal to -W. Therefore Q will be equal to plus 8.042 kilojoule. लो भाई हो गया। एक और दिया मैंने क्वेश्चन। हो गया? नो सर। करो करो तो। Yes, Q is positive का मतलब heat is given to the system.
इरिवर्सिबल कंप्रेशन है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, क्योंकि ये लिखा था, मैंने बताया आपको, आप इरिवर्सिबल प्रोसेस में देख सकते हैं। ये 2 एटमॉस्फेयर गिवन है, फाइनल वॉल्यूम 1 गिवन है अपन को, और -4 होगा, 8 आ गया अपने पास, एटमॉस्फेयर लीटर आया लेकिन ये, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 8 into 101.325, तो इट विल बी अराउंड 8.1 ही 8.1 ही ले लेते हैं, जूल्स पर। So Q will be equal to -8.1, ये लो, हो गया। सर 808 जूल होगा ना, लेना भी अप्रोक्सीमेट में तो। अच्छा, किलो जूल हो जाए। 808 क्यों, अपन तो ऐसे लिखेंगे 808 810 ले लेते, ये लो। और एक्चुअली मैंने डेसिमल वो 100 के देखे नहीं, डेसिमल को ही मल्टीप्लाई करके बना दिया, ये लो। इस टाइप से न्यूमेरिकल को, so this is about the isothermal process. Next we can write the adiabatic process. होमवर्क आपके पास है, जितना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में एडियाबैटिक प्रोसेस भी पढ़ेंगे और होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास होमवर्क है एक्सरसाइज 1 जीओसी का होमवर्क है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 4 एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 1 अपना कंप्लीट है, और इस ब्लॉक अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ये अपने होमवर्क, ओके सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया। थर्मो का भी कुछ होमवर्क नहीं दे रहा, नेक्स्ट क्लास में थर्मो का होमवर्क होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपना फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा।